हाँ, मैं कह रही हूँ कि क्या मोदी जी की रजामंदगी से ये सब हो रहा है? पार्टी ने ये एक कॉल लिया होगा कि भाई बाबा रामदेव को भी एक इस इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाया जाए इस पूरी मुहिम में। आखिर क्यों आज इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात रामदेव कर रहे हैं, हमदर्द या फिर हिमालय जैसी कंपनीज का? आखिर क्यों आज इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात? जी जी जी, नीलू जी, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक तो रामदेव को अपना बिजनेस बढ़ाना है, और दूसरा है कि वो हिंदू मुस्लिम वाला जो है एंटी मुस्लिम एजेंडा जो है उसमें नरेंद्र मोदी की मदद करनी है। आप एंटी मुस्लिम जितना आप ज़्यादा दिखोगे उतना आपका फ़ायदा है इस देश में आज। ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का दौर चल रहा है, जिसमें आप जितना एंटी मुस्लिम एजेंडा पुश करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जो आम सड़क पर हिंदुत्व का झंडा लेकर घूमने वाला आम आदमी है उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ एक फुट सोल्जर की तरह काम करना पड़ रहा है। और उसको शायद उसका कहीं पर्सनल लेवल का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कहीं वेंट मिल रहा है, वो उसको कहीं उसमें एक तरह से शौर्य दिख रहा है, इसलिए वो सड़क पर आ रहा है। उसको पर्सनल गेन कुछ नहीं है। हो सकता है उसको कि एक दिन का दंगे करने का, एक दिन का कुछ 100 रुपया 200 रुपया ये देते होंगे, लेकिन उसको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। फायदा हो रहा है रामदेव जैसे लोगों का, जिनको एंटी मुस्लिम एजेंडा चलाने पर सरकार से मदद मिलती है। ये कोई एक साधारण सा योग नहीं है कि पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तभी से रामदेव के धंधे में जो बरकत आई है वो पिछले 10-11 साल में आई है। तो ये कोई साधारण सा योग नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ फेवर तो मिल रहा है और स्पष्ट है। एक तो मैं नागपुर का केस तो आपके चैनल पे, कई चैनल पे बता भी चुका हूँ। नागपुर के मिहान प्रोजेक्ट में SEZ है, वहां पर इनको जमीन दी गई थी और ये इन्होंने कहा था कि फूड प्रोसेसिंग पार्क नागपुर का संतरा इस्तेमाल करेंगे। विदर्भ के जो क्राइसिस रिडन एक फार्मर्स हैं उनको 10,000 फार्मर्स को ट्रेन करेंगे प्रोग्रेसिव फार्मिंग में या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिससे उनका फायदा हो। इस कंडीशन पर मतलब वो जो टेंडर था उस टेंडर में एक कंडीशन डाली गई कि आप विदर्भ के किसानों को ट्रेनिंग देंगे। अभी फूड प्रोसेसिंग पार्क चलाने वाला किसानों को ट्रेनिंग दे, इसका क्या प्रायोजन है, क्या कारण है? लेकिन ये कंडीशन सिर्फ रामदेव की कंपनी ने एक्सेप्ट की। तो मतलब वो रामदेव की कंपनी को ही वो प्रोजेक्ट मिले, इस तरह से ये टेंडर बनाया गया। उन्होंने एक्सेप्ट की और ये कहा कि 18 महीने में हम प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे। 8 साल के बाद वो प्रोजेक्ट अब जाकर शुरू हुआ है और कहते हैं कि सिर्फ चक्की शुरू हुई है, वहां पर फ्लोर मिल, फूड प्रोसेसिंग वगैरह शुरू नहीं। और किसानों को ट्रेनिंग देने की बात तो बहुत दूर की है, 10,000 तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक किसान को भी वहां पर ट्रेनिंग नहीं मिला है। ये हो गया 8 साल पहले की बात है। और जब भी इनको पूछा जाता था पीरियडिकली कि क्या हो गया क्या हो गया, बस शुरू हो रहा है, बस 2 महीने में शुरू हो रहा है, बस 3 महीने में शुरू हो रहा है, इस तरह के जवाब आते थे। जो बालकृष्णन है उनसे मेरी भी पर्सनली बहुत बार बात हुई थी जब मैं रिपोर्टिंग करता था 2021 तक। अब जाकर ये शुरू हुआ है 2-4 महीने पहले, और बड़े फैन फेयर के साथ उसका नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने उद्घाटन किया। शुरू क्या हुआ है तो चक्की, आटा पीस रहे, तो आटा तो कहीं और पीसना चाहिए इन्होंने, इस तरह की स्थिति है। एनीवे, तो ये अब इसमें ये जो दो तरफ से फायदा लेने की बात है। एक तो कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाना है बीजेपी के, और दूसरी तरफ उसका फायदा फाइनेंशियल गेन्स के लिए अपने कंपनी के लिए करवा लेना है। जहां तक आयुर्वेद का सवाल है या फिर यूनानी मेडिसिन का सवाल है, चाहे कोई भी इस तरह का, तो नेचुरल मेडिसिन वाला सिस्टम उसका सवाल है, उसके जो कुछ भी बेनिफिट्स है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। उसको बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने की जरूरत नहीं है। जब इस दुनिया में केवल आयुर्वेद और यूनान था तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 28 से 30 साल की थी। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 28 से 30 साल की थी। ये अगर इतने ग्रेट मेडिकल साइंसेस थे तो लोग इतने जल्दी क्यों मरते थे? जब एलोपैथी का राज इस दुनिया में आया तब जाकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 के ऊपर पहुंची है। तो ये क्या आयुर्वेद की वजह से हुआ है? आयुर्वेद जब था तब कितने लोग जीते थे, कितने लोग मरते थे? तो ये सोचने वाली बात है। मतलब एक बहुत ही इंपेरिकल एविडेंस है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के जमाने में लोग 28-30 साल एवरेज जीते थे। तो कहाँ है तुम्हारा आयुर्वेद? क्या कंपैरिजन है आपकी एलोपैथी के साथ? भाई जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं उसका काउंटर इफेक्ट क्या होगा?
उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। भाई आयुर्वेद का कोई और यूनानी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अरे भाई जिसका इफेक्ट ही नहीं उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तो इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं, जिसको पसंद है वो करे, जिसको नहीं पसंद है वो एलोपैथी यूज करे। ये कहना कि एलोपैथी मैं अभी तक 50 साल में बीमार नहीं गिरा, मुझे कम से कम एक व्यक्ति ऐसा मेरे करीबी रिश्तेदार में पता है जो योग वगैरह कुछ नहीं करता, जो कभी उसके लाइफ में एक्सरसाइज नहीं की, वो आदमी अभी 73-74 साल का है, एक बार भी वो बीमार नहीं पड़ा, मुझे पता है। कोई तो आप एक बार भी बीमार नहीं पड़े, इसका आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं है। आयुर्वेद की दवाई लेने वाले कई बीमार मैंने देखे हैं और एलोपैथी की दवाई लेने वाले कई हेल्दी लोग भी देखे। कोई भी मेडिसिन सिस्टम और आपकी हेल्थ, इसका केवल क्योर से संबंध है, प्रिवेंशन या क्योर से संबंध है। ये जरूरी नहीं कि आपको बीमारी ना हो, बीमारी तो आपको होनी ही चाहिए। नेचर में अगर जानवर बीमार नहीं पड़ता है तो नेचर में कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग विद नेचर। हर जानवर को बीमार कभी ना कभी पड़ना ही है, वो नेचर में जरूरी है, वो नेचर का एक नेचुरल साइकिल है। एनीवे, इतनी गहरी बात समझने की अगर बुद्धि होती तो इस तरह की बात नहीं करते। अब ये जो आयुर्वेद के यूनानी मेडिसिन के बारे में, जो हमदर्द के बारे में या हिमालय के बारे में ये जो कह रहे हैं, ये इसका एजेंडा पूरी तरह से मुस्लिम एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करने का है। और मुस्लिम लोग जो भी व्यवसाय करते हैं, एक तरफ उनको पंक्चर वाला बोलना और दूसरी तरफ अगर कहीं वो कोई बड़ा इंडस्ट्री चला रहा है तो उस इंडस्ट्री को बंद करवाना, मतलब वो सिर्फ सारे के सारे मुस्लिम क्या पंक्चर बनाए हैं, मतलब वो इस स्थिति में मुसलमानों को लाना चाहते हैं। पूरा एजेंडा ही वो है कि मुसलमान ये आखिर में कह दे कि भाई बहुत हो गया, ठीक है, हमको सिर्फ जीने दो, सिर्फ जीने दो हमको, बाकी कुछ मत करो, नहीं कमाएंगे हम पैसा, नहीं करेंगे व्यवसाय, नहीं करेंगे धंधा, सिर्फ जीने दो, भीख मांग के हम जिएंगे, हमको बाकी मत कुछ दो। इस स्थिति में मुसलमानों को लाना है कि वो हाथ जोड़े खड़े रहे इनके सामने। ये है इनका एजेंडा, ये तालिबानी माइंडसेट है। और उस तालिबानी माइंडसेट के जो बहुत सारे वेरिएंट्स है, उसमें ये एक वेरिएंट है कि मुसलमानों के व्यवसाय को, मुसलमानों के एंटरप्राइज को डिमीन करना, उसके बारे में बुरी बातें करना और अपना काम उसमें से निकाल लेना, अपना प्रॉफिट निकाल लेना। तो ये एक तरफ हैट्रेड और दूसरी तरफ प्रॉफिटियरिंग, ऐसे डबल एज स्वॉर्ड के साथ रामदेव जी काम करते हैं। अब जब कोविड हुआ था तो कोविड के समय में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, इनको कोविड हुआ था तो नागपुर के एक हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए थे, जहां पर उनका प्योरली एलोपैथिक ट्रीटमेंट हुआ। वहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हर पैथी का अपना अपना महत्व होता है, किसी भी पैथी को कम नहीं, किसी पैथी को ज्यादा नहीं कहना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है ये आप एलोपैथी की दवाई लेके लोगों को दे रहे हैं और फिर बाकी वक्त आप क्या करते हैं, आयुर्वेद की बातें हाँकते हैं। तो ये जब रामदेव को आज तक बीमार नहीं पड़े, कभी ना बीमार पड़े, वो हेल्दी रहे, लेकिन जब कभी कुछ टर्मिनल बीमारी की बात आए तो वो दिखा दे लाइफ के एंड में अगर कोई टर्मिनल बीमारी हो, ना हो उनको, बहुत हेल्दी रहे आखिर तक। अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो केवल आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना, एलोपैथी की एक गोली मत खाना, ऐसा उन्होंने एक एफिडेविट करना चाहिए कि मैं आखिरी सांस तक एलोपैथी की एक गोली नहीं खाऊंगा, भले ही मुझे मरना पड़े। नहीं, लेकिन